कायर अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मेरी प्यारी अमोदिता। अभिमन्यु कायर के मुंह से फिर से अमोदिता का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, यार ये कायर को किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी? अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कहीं अभिमन्यु युग के सामने उसकी पोल न खोल दे, क्योंकि अभिमन्यु को सब पता था कि गांव में क्या क्या होता था। युग हैरानी के साथ कहता है, ये मोहिनी क्या होती है यार, कोई लड़की वड़की है क्या? अभिमन्यु कहता है, ये मोहिनी कोई लड़की वड़की नहीं है, बल्कि एक प्रकार का। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बीच में बोल पड़ता है, यार तुझे मोहिनी नहीं पता? यहाँ गांव में तो मोहिनी देना आम बात है। अपने बंगला मुडा और रोंका मुचा गांव में तो सबसे ज्यादा दी जाती है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूं ना। अभिमन्यु बता ना यार, क्या है ये मोहिनी? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार ये जो मोहिनी है ना, ये एक प्रकार से टोना होता है। जब किसी को अपने वश में करना हो तब ये किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें किसी के बाल के साथ, नाखून के साथ या खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता है। पर इसका मेन मकसद सिर्फ एक होता है और वो है वश में करना। इसे मोहिनी देना कहा जाता है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी कायर फिर बड़बड़ाने लग जाता है, अमोदिता, अमोदिता, मेरी जान अमोदिता। अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, वो तुझे तो पता ही होगा, एक बार असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था और सब राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए मोहिनी साधना का प्रयोग करते हैं। इसमें कलवा मोहिनी साधना, विश्व मोहिनी साधना, तेल मोहिनी साधना और भी कई साधना होती है। कछुआ अमोदिता को घूरते हुए कहता है, पर यार एक बात समझ में नहीं आई, ये कायर अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? कायर को अमोदिता के नाम की मोहिनी किसने दी होगी और क्यों? अपना नाम सुनकर अमोदिता बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। वो उन्हें अपनी बातों में उलझाते हुए कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में थोड़ी ये सब होता है। युग जी, ये दोनों तो गांव वाले हैं, पर आप तो शहर से आए हैं ना, तो इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना। कछुआ झट से कहता है, तो फिर तुम ही बता दो अमोदिता कि कायर क्यों तुम्हारा नाम बड़बड़ाया जा रहा है? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि जरूर पिछली रात कायर ने कोई ऐसा सपना देखा होगा जिसमें मैं रही होंगी और मेरी जान खतरे में रही होगी। वही सपना कायर के दिमाग में रह गया होगा और वो मेरा नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जो मेंटली कमजोर और इमोशनल होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि नींद खुलने के बाद भी वो उनका नाम बड़बड़ाते रहते हैं, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता है। अमोदिता की बात सुनकर युग को सपने की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ निर्वस्त्र अवस्था में रहता है और प्यार भरी बातें करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वो अमोदिता को अपने सपने के बारे में बताए। हो सकता है कि अमोदिता उसके सपने का कुछ तोड़ निकाल सके, पर अगले ही पल उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अमोदिता उसके बारे में क्या सोचेगी कि युग जी कैसी कैसी बातें करते हैं। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, ये कायर तो बिंदु को प्यार करता है, तो इसे तुम्हारे सपने कैसे आ सकते हैं? अमोदिता कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अब वो मुझे क्या पता, सपनों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। भूलो मत कि हम चारों बचपन में साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हो सकता है कि बचपन की कोई बात याद आ गई हो और अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे कायर का चेकअप करने दो। इतना कहकर अमोदिता कायर के पास जाती है और नाटक से उसके हाथ की नब्ज चेक करते हुए कहती है, नब्ज तो ठीक चल रही है, हो सकता है जो मैंने कहा था वही हुआ होगा। जब अमोदिता कायर का हाथ पकड़ती है तो जैसे कायर के बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है और वो अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, तुम आ गई अमोदिता। इतना कहकर कायर अमोदिता के नजदीक जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, अबे कहाँ चिपक रहा है, दूर हट अमोदिता से, काबू रख अपने आप पर। अमोदिता घबरा जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो अपना हाथ कायर के माथे पर फेरते हुए कहती है, कायर, मैं ठीक हूँ। कायर देखो मेरी तरफ, भूल जाओ अपने सपने को और अब आराम करो, सो जाओ कायर, सो जाओ। जैसे ही अमोदिता कायर के सिर पर हाथ फेरती है और उसे सोने को बोलती है, कायर अमोदिता अमोदिता बड़बड़ाते हुए ही वापस बिस्तर पर लेटने लग जाता है और सो जाता है।
अभिमन्यु, कछुआ और युग ये तीनों ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, जब से हम सोने को बोल रहे थे तब तो नहीं सोया, अमोदिता के हाथ फेरते ही फट से सो गया। युग हंसते हुए कहता है यही तो जादू होता है लड़कियों के हाथों में बेटा, मैन विल बी मैन। अमोदिता अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए कहती है, युग जी मैं ना आपको एक मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ना उसे कायर को दे देना, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना कभी कभी सपनों का असर देर तक रहता है। युग अपना मोबाइल चेक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है अमोदिता, ले आऊंगा ये मेडिसिन में। बेड के पास ही एक शर्ट पैंट रखी हुई थी। कछुआ उसे उठाता है और उसकी स्मेल लेते हुए कहता है, यार युग ये तेरे कपड़ों में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तू इन्हें धोता नहीं है क्या? युग उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, यार धोने के लिए तो निकाले थे, पर कल बहुत काम था तो धोना भूल गया, और इसमें से गंदी स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे ये कपड़े कायर ने पहने हुए थे। भूल गया वो उस दिन बारिश में जब भीग कर आया था तो उसे मैंने अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे। कछुआ कहता है, हाँ याद आया, उसी दिन तो पहला कार्यक्रम जमा था, बिंदु ने टेस्टी टेस्टी खाना भी तो भेजा था। जब अमोदिता की नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो वही कपड़े थे जिसमें से उसने युग का बाल निकाला था। वो समझ जाती है कि वो कपड़े कायर ने पहने थे, जिस कारण युग की जगह कायर का बाल उसके हाथ लग गया था और टोटका कायर पर हो गया था। अमोदिता वहां की हालत देखकर समझ जाती है कि उसका अब ज्यादा देर वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी अभिमन्यु और कछुआ उससे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, इसीलिए वो वहां से जाने का मन बना लेती है और युग से इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा युग जी अब मैं चलती हूँ, माँ ने जल्दी लौटने को बोला था। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है अमोदिता, तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो परेशान ही हो गए थे। इसमें थैंक यू की क्या बात है युग जी, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अंगूठे के नाखून की बलि देने के कारण अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया, और इस पर ये सफेद पट्टी क्यों बंधी हुई है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु चोट लग गई थी। युग भी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, चोट लग गई थी, पर कैसे? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, जब मैं काम कर रही थी तो सिलबट्टे का पत्थर अंगूठे पर गिर गया, उसी से लग गई। कछुआ अंगूठे को देखते हुए कहता है, सिर्फ अंगूठे पर ही चोट लगी उससे, और कहीं नहीं लगी? अमोदिता भिन्नाते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कछुआ, कि हमारा पैर ही टूट जाए? तुम्हारी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं, बचपन में भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े रहते थे, और अभी भी हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी है अपनी। कछुआ कुछ नहीं कहता, बस शर्म से हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अमोदिता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कायर को अभी तक होश नहीं आया था। युग, कछुआ और अभिमन्यु उसी के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। युग अपने मोबाइल पर अमोदिता का मैसेज देखते हुए कहता है, यार यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ पर है? कायर के लिए मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, जब होश में आएगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो दे देंगे। कछुआ अपने हाथ से राइट साइड इशारा करते हुए कहता है, ये अपना मेहंदी पथार है ना, वहां पर स्टेशन के पास में ही मेडिकल स्टोर है, वहां पर मिल जाएगी ये मेडिसिन। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, मेहंदी पथार? अब मेडिसिन लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा यार। कछुआ हंसते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेडिसिन थोड़ी अमोदिता है कि तूने आवाज लगाई और वो फट से दौड़ी चली आएगी। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसने लग जाता है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि कछुए की बचपन से हर किसी की टांग खींचने की आदत थी। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, अरे कछुए, ये एक मेडिकल स्टोर ये अपने रोंका मुचा गांव में भी खुला है ना, अभी 1-2 महीने पहले ही? कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ यार, और ये युग के बड़े पापा दिलीप अंकल ने तो उसका उद्घाटन किया था। वैसे भी गांव में कुछ भी चीज का इनॉग्रेशन हो तो युग के बड़े पापा को ही तो बुलाया जाता है। अभिमन्यु झट से कहता है, बुलाया क्यों नहीं जाएगा, आधे पैसे युग के बड़े पापा भी तो देते हैं पार्टनरशिप के तौर पर। हाँ यार ये भी है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि दिलीप अंकल के पास इतना पैसा आता कहां से है कि इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करते जाते हैं, कुछ फायदा तो होता नहीं उनका। फायदा कैसे नहीं होता, गांव में उनका इतना सम्मान जो है। भूल मत बेटा, पैसा बोलता है, उनके सामने किसी की जुबान नहीं खोलती।
हाँ यार ये भी है, पर मुझे लगता है कि वो हवेली में जरूर कोई ना कोई खजाना गड़ा हुआ है जो उनके हाथ लग गया है। युग तू ना उस खजाने के बारे में पता कर, फिर ये स्टार्टअप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा होगा ना तेरे पास, तू पैसे में खेलेगा और साथ में हम भी खेलेंगे। युग परेशान होते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस खजाने की बात कर रहे हो और कौन सी हवेली? अभिमन्यु झट से कहता है, यार वही हवेली जिसमें तेरे बड़े पापा दिलीप अंकल रहते हैं। सुना है कई सालों पहले वहां उस हवेली में एक अघोरी रहा करता था जिसने कई सिद्धियां हासिल की थी और उसी की मदद से खजाने का अंबार लगा दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खजाने का अंबार? अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, हाँ यार मैंने सुना है कि वो अघोरी लोगों से गलत काम मतलब टोना टोटका करवाता था और उसके बदले में उन्हें सोना चांदी दिया करता था, पर उसका मेन मकसद कुछ और था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या था उसका मेन मकसद? अभिमन्यु कहता है, मैंने सुना है कि उसका मेन मकसद ये था कि वो यक्षिणी पर काबू करना चाहता था। अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि युग उस पर दूसरा सवाल दाग देता है, और वो यक्षिणी पर काबू करके क्या करना चाहता था? यार देख, जितना हम सबको पता है यक्षिणी के बारे में, उस हिसाब से यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और उसे कोई अभिशाप मिला था जिस कारण वो डायन बन गई थी। तो इस हिसाब से यक्षिणी के पास दैवीय और दैत्य दोनों शक्तियां थी। हो सकता है उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए वो अघोरी यक्षिणी पर काबू करना चाहता था, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, असली बात तो वो अघोरी बता सकता है। युग कुछ सोचते हुए पूछता है, अभी इस वक्त वो अघोरी कहाँ पर है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसे तो यक्षिणी ने मार दिया। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी ने अघोरी को भी मार दिया? कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ दादी ने तो यही बताया था मुझे कि एक पूर्णिमा की रात उस यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से ही अघोरी किसी को दिखा नहीं। लोगों का मानना है कि उसे यक्षिणी ने मार दिया था और अघोरी के मरने के बाद ही तो तेरे पापा ने जमीन बेचकर वो हवेली खरीदी थी। तुझे पता है दादी बताती है कि पहले तुम लोग भी बहुत गरीब थे, पर जब से वो हवेली खरीदी थी तब से तुम्हारी किस्मत चमक गई थी। युग ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे इन सब बातों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पता था। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार अभी ना तुम दोनों ये सब छोड़ो, वैसे भी मुझे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पैसे अपने दम पर हासिल किए जाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। अभिमन्यु तू चल मेरे साथ रोंका मुचा गांव के मेडिकल स्टोर। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ चल। कछुआ डरते हुए कहता है, यार ये तुम दोनों मुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु कायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? ये कायर है ना तेरे साथ। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, इसका होना ना होना एक समान है। अभी ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने इसे मोहिनी दे दी। मैं नहीं रुकने वाला इसके साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। युग परेशान होते हुए कहता है, कछुए तू ना बड़ा परेशान करता है। एक काम करते हैं अभिमन्यु, तू यहीं पर रुक जा, कछुए तू चल मेरे साथ। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ ये एकदम सही है। अभिमन्यु तू रुक जा यहाँ पर। अभिमन्यु, हाँ रुक जाऊंगा, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। युग और कछुआ वहां से चले जाते हैं। इस तरफ जब अमोदिता अपने घर पर पहुंचती है और रजनी को सब कुछ बताती है कि टोटके का उल्टा असर हो गया है, तो रजनी अमोदिता पर गुस्सा करती है। वो आग बबूला हो जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझे युग का बाल लाने के लिए